हेलो एवरीबॉडी। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स चल रहा है, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत है ना। भौतिक जगत पर हमने शुरुआती वीडियो भी बनाया हुआ है कि फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है। इसके साथ साथ फिजिक्स की और क्या क्या शाखाएँ वहाँ पर होती हैं, जिसमें चिरसम्मत यांत्रिकी और चिरसम्मत और आधुनिक भौतिकी के बारे में बताया। उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, उसको पहले देखें, उसको देखने के बाद इसको देखें तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आज के वीडियो का हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा, क्या क्या देखेंगे, वैज्ञानिक विधि को देखेंगे पूरा डिटेल से, वैज्ञानिक विधि क्या होता है और भौतिकी एवं विज्ञान की शाखाओं के मध्य संबंध है ना। ये सब जो हमने हेडिंग डाला हुआ है, इन हेडिंग को हम पूरा डिटेल पूरा विस्तार से देखेंगे, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर वैज्ञानिक विधि है ना। वैज्ञानिक विधि मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान कार्य के लिए अपनाई गई सुव्यवस्थित क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि है ना। एक बार और सुन लो, वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान कार्य के लिए अपनाई गई सुव्यवस्थित क्रमबद्ध एवं तर्क संगत जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। अब सुव्यवस्थित का मतलब है जो वैज्ञानिकों के द्वारा वेल इक्विप्ड किया जाता है, मतलब पूरा सिस्टमेटिक, वेल सिस्टमेटिक कह सकते हैं, पूरा सिस्टमेटिक जो प्रक्रिया वहाँ पर किसी अनुसंधान कार्य के लिए की जाती है। क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक है ना, एक के बाद एक की जो प्रक्रिया होती है ना। और तर्क संगत, बिल्कुल लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। तो वैज्ञानिक विधि की परिभाषा हम क्या देते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्य के लिए अपनाई गई सुव्यवस्थित क्रमबद्ध एवं तर्क संगत प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि। इसके मेन स्टेप या मेन चरण क्या क्या होते हैं है ना। वैज्ञानिक विधि के चरण क्या क्या होते हैं, पहला यहाँ पर क्रमबद्ध प्रेक्षण। क्रमबद्ध प्रेक्षण का मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं है ना। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है ना, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हुआ कि कोई किसी वस्तु का अध्ययन करना है या अंतरिक्ष में कोई नया आकाशीय पिंड दिखाई दे रहा है, उसका अध्ययन करना है, तो क्या करेगा, उसका क्रमबद्ध प्रेक्षण करेगा। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मतलब उसका लगातार ऑब्जर्वेशन करेगा बहुत दिनों तक। आकाश में कोई वस्तु दिख रहा है तो उसका लगातार बहुत दिनों तक ऑब्जर्वेशन करेगा। इसका मतलब वो क्या है, किसके जैसा दिखता है, क्या उसके जैसा और कोई वस्तु हमारे अंतरिक्ष में है, क्या उसके जैसे कोई वस्तु पहले से खोजी जा चुकी है कि नहीं खोजी जा चुकी है, उसके बारे में वो बहुत समय तक, दिन में रात में अलग अलग समय पर क्या करते जाता है, वो क्रमबद्ध प्रेक्षण मतलब आंकड़े एकत्रित करता है, ठीक है। परिकल्पना का निर्माण है ना, परिकल्पना का निर्माण मतलब वो एक कल्पना करेगा है ना। कल्पना, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस है ना, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस मतलब वो एक परिकल्पना करता है। जितने सारे प्रेक्षण लेता है, उन प्रेक्षणों के आधार पर वो दिमाग में वो परिकल्पना करता है कि यह वस्तु है, ठीक है, इसके जैसा दिख रहा है तो ये वस्तु होगी। जैसे आकाश में दिख रहा है तो आकाशीय पिंड है, तो क्या कोई नया ग्रह है जिसका वो अवलोकन कर रहा है, लगातार क्रमबद्ध प्रेक्षण किया है, तो क्या वो कोई नया ग्रह है, तो वो परिकल्पना कर लिया कि वो एक ग्रह है, ये परिकल्पना हुआ। फिर यहाँ पर उसका टेस्टिंग करता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मतलब उन्होंने जो परिकल्पना किया हुआ है उसका परीक्षण करता है। परिकल्पना बस करने से नहीं होगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। उन्होंने जैसे माना कि जो नया आकाशीय पिंड अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा वो एक ग्रह है, तो क्या ग्रह के सारे गुण उसमें हैं? ग्रह है तो क्या वो किसी और आकाशीय पिंड का परिक्रमा कर रहा है, उसका आकार कैसा है, क्या उसमें उसके वायुमंडल है, क्या उसके वायुमंडल में क्या क्या गैसेस हैं, ये सब का क्या करता है, वो परिकल्पना का परीक्षण है। और फिर यहाँ पर अंतिम सिद्धांत एवं निष्कर्ष कह सकते हैं। अंतिम सिद्धांत एवं निष्कर्ष मतलब जो परिकल्पना
तैयार किया था, बनाया था, उसका परीक्षण करता है। परीक्षण करने के बाद मतलब परिकल्पना को टेस्टिंग करता है, और टेस्टिंग करने के बाद क्या उसके बारे में जो परिकल्पना की गई थी वो सारी बातें सही हो रही हैं, सही हैं, या उसमें जो परिकल्पना है उसके नियम या उसके गुण को वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में परिकल्पना है वो सफल नहीं रहती है। और यदि परिकल्पना का परीक्षण करते हैं और सब चीज़ सही हो जाता है तो वहाँ पर अंतिम सिद्धांत और निष्कर्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है। परंतु यदि परिकल्पना का परीक्षण करने पर कुछ बातें सही नहीं पाई जाती या कुछ बातें गलत होती हैं उससे संबंधित, तो उस समय परिकल्पना को फिर से नया परिकल्पना वहाँ पर तैयार किया जाता है और फिर से उसका परीक्षण करते हैं और फिर अंतिम सिद्धांत दिया जाता है, यदि वो परिकल्पना का परीक्षण करने पर सभी चीज़ सही सही पाया जाता है। तो जब तक परिकल्पना के परीक्षण में उस परिकल्पना के बारे में सभी बातें सही नहीं होंगी, तब तक अंतिम सिद्धांत नहीं दिया जाता है। तो ये है साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि, ठीक है। फिर यहाँ पर है भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं के संबंध। जैसे यहाँ पर गणित और भौतिकी है ना, मैथ्स और फिजिक्स है ना। मैथ्स और फिजिक्स में दोनों में क्या है, अटूट संबंध है ना। ऐसा कहा जाता है जिसका गणित अच्छा होता है उसको भौतिकी अच्छे से समझ में आता है ना। बेसिकली यही कहते हैं, जिसकी गणित अच्छी होती है उसको भौतिकी के सिद्धांत या भौतिकी के नियम है बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। और ये चूँकि मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ, मैथ्स भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, दोनों साथ साथ हमेशा लास्ट तक पढ़े हैं लगभग, तो ये मेरे साथ जो बायो वाले पढ़ते थे उनको आगे जाकर थोड़ी सी कठिनाई इसमें होती थी, या बायो वालों का गणित छूट जाता था तो उनको फिजिक्स समझने में थोड़ी सी कठिनाई जरूर होती थी। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, गणित और भौतिकी का आपस में बहुत ही अटूट संबंध है ना। जितने भी आजकल बहुत सारे आविष्कार जैसे टेलीविज़न, कंप्यूटर, कैलकुलेटर है ना, ये सब का आविष्कार भौतिकी में हुआ, पर ये गणित के योगदान से हुआ है ना। गणित के फार्मूला, गणित के जो नियम हैं वो भौतिकी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब बिना गणित के हम भौतिकी का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा उनमें आपस में रिलेशन है ना। गणित और भौतिकी एक दूसरे के परम मित्र है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पर रसायन और भौतिकी है ना। रसायन विज्ञान और भौतिकी इनमें भी बहुत ही घनिष्ठता है, बहुत ज़्यादा संबंध इनमें आपस में है ना। चाहे रेडियो एक्टिविटी की खोज से लेकर हम और अन्य चीज़ों की बात करें तो वहाँ पर इनमें संबंध बहुत ही गहरा है। परमाणु संरचना की खोज है ना। परमाणु संरचना जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा भाग है, परमाणु संरचना की खोज भौतिकी वैज्ञानिकों ने ही की। उसके बाद वहाँ पर केमिस्ट्री में या रसायन में आवर्त सारणी है या और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया गया। इसके अलावा जो एक्स किरणों की खोज है केमिस्ट्री में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो परमाणुओं के स्ट्रक्चर या क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देना हो तो वो भी भौतिकी के नियमों के आधार पर बताया गया था। उसके अलावा ये तो खैर हुआ भौतिकी के द्वारा रसायन में किस प्रकार का योगदान दिया गया। इसके अलावा जो मैडम क्यूरी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी वो वास्तव में एक फिजिसिस्ट थी, भौतिकी की वैज्ञानिक थी। उन्होंने रसायन के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके रेडियो एक्टिविटी की खोज। तो इस प्रकार ये दोनों जो विषय हैं भौतिकी और रसायन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अत्यंत निकट या घनिष्ठ हैं। फिर यहाँ पर जीव विज्ञान और भौतिकी के संबंध की बात करें, जीव विज्ञान और भौतिकी मतलब जो जीव विज्ञान में शुरू से लेकर आखिरी तक के जो इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो सूक्ष्मदर्शी की बात करें है ना, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग भौतिकी में जीव विज्ञान में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखने में किया जाता है ना। इसके अलावा जो हमने एक्स किरणों की बात की जिसका उपयोग बायोलॉजी में बहुत अधिक किया जाता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, उसके द्वारा टूटी हुई हड्डियों का पता लगाया जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लिक अम्ल वाला स्ट्रक्चर है ये भी भौतिकी के उपकरणों के द्वारा ही पता चल पाया था। तो बहुत सारे है ना आजकल नए नए जो रिसर्च हो रहे हैं है ना, किसमें, बायोलॉजी में, वो भौतिकी के सारे उपकरणों के इस्तेमाल से किया गया है। जैसे वो थर्मोमीटर की बात करें, सिंपल हम बुखार को नापने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भौतिकी के नियमों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी ऑपरेटर्स हम बायोलॉजी में देखते हैं
वो सब के निर्माण के पीछे भौतिकी के सिद्धांतों का हाथ है। फिर यहाँ पर है खगोल विज्ञान और भौतिकी। खगोल विज्ञान और भौतिकी मतलब एस्ट्रोफिजिक्स और फिजिक्स, है ना, एस्ट्रो साइंस और फिजिक्स कह सकते हैं। आजकल खगोल या अंतरिक्ष में कितनी तरक्की हमारे विश्व ने की है, सारे देशों ने मिलकर की है, ये आप भली भांति जानते हैं। चाहे वो आकाश में उपग्रह स्थापित करने से लेकर किसी ग्रह में अंतरिक्ष यान भेजने से लेकर चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने से लेकर इतने सारे नए नए आविष्कार आजकल किए गए हैं। तो ये सब किसकी सहायता से किया गया है? फिजिक्स के नियमों के आधार पर। यदि आपको गुरुत्वाकर्षण के बारे में नहीं पता रहेगा तो अंतरिक्ष में किसी वस्तु या किसी उपग्रह को भेजने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जब तक आप किसी आकाशीय पिंड का दूरदर्शी के द्वारा अध्ययन नहीं करेंगे तब तक उसके बारे में रहस्यमयी बातों को आप नहीं बता सकते हैं। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बिना फिजिक्स के कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, कोई भी विज्ञान है वो तरक्की नहीं कर सकता है। और यहाँ पर है प्रौद्योगिकी और भौतिकी। प्रौद्योगिकी और भौतिकी मतलब टेक्नोलॉजी और जो फिजिक्स यहाँ पर है ना। प्रौद्योगिकी की मतलब क्या होता है? प्रौद्योगिकी है जो असंसाधन को संसाधन में कन्वर्ट करता है ना। नॉन रिसोर्सेज को रिसोर्स में कन्वर्ट करता है ना। नॉन रिसोर्स मतलब जैसे जो मिनरल्स वगैरह पाई जाती है खदानों में, वो सिंपल ऐसे अवस्था में होती है कि उसको हम डायरेक्ट यूज़ तो नहीं कर सकते हैं। कच्चे लोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, है ना। हमको एक सिंपल रॉड बनाना है, घर बनाने के लिए छड़ चाहिए मान लो, तो हम वहाँ खदान से लाकर डायरेक्ट वैसे इस्तेमाल तो नहीं कर सकते हैं। उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसका बहुत सारे प्रोसीजर होता है जहाँ से उसको उपयोग करने लायक चीज़ों में बदला जाता है। मतलब असंसाधन को संसाधन में परिवर्तित करना, संसाधन जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये है प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से, है ना, ये फिजिक्स के जो जितने भी सिद्धांत है उनका यूज़ करके ये सब हुआ है। तो ये इनमें भी आपस में काफ़ी घनिष्ठता है, काफ़ी क्लोज रिलेशन है इनके बीच में। बिना इसके बहुत कुछ, है ना, जैसे आजकल नए नए जो ऊष्मागतिकी का उपयोग करके जो नए नए ऊष्मा इंजन बनाया गया है ना। इसके अलावा आजकल इतने सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं जो हमें बहुत ही सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो प्रौद्योगिकी देन है। और ये तो हुआ यहाँ पर गणित और भौतिकी का, और साथ ही साथ और अन्य विज्ञान है उनका भौतिकी के साथ आपस में क्या रिलेशन है। फिर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, और एक चीज़ बात यहाँ पर ध्यान रखना, जो भौतिकी को मूलभूत विज्ञान कहा जाता है ना। भौतिकी को मूलभूत विज्ञान या फंडामेंटल साइंस कहा जाता है। इसके पीछे कारण है कि भौतिकी यदि नहीं होगा तो बाकी जो अन्य विज्ञान के विषय है वो तरक्की नहीं कर पाएंगे, उनका जो सक्सेस होने का रेट है वो कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर भौतिकी और समाज का संबंध, है ना। भौतिकी और समाज का संबंध ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आप सबके लिए समझने के लिए अभी के वर्तमान दृष्टिकोण में, है ना। भौतिकी ने हमें इतनी सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, चाहे वो सुविधाओं के इस्तेमाल से हो, हमारी दिनचर्या को इतना सुविधाजनक बना दिया है कि हम इसके बिना एक कदम भी नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है, मोबाइल आपके पॉकेट में हमेशा रहना चाहिए। जब तक है आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आपके आसपास मोबाइल का रहना बहुत ही ज़रूरी है। आपको टाइम देखना है तो आजकल मोबाइल से ही देखेंगे, आपको अलार्म उठना है तो सुबह मोबाइल से ही उठेंगे, आपको मोबाइल के बिना कहीं जाना नहीं है, ये आप जानते हैं भली भांति। इसके अलावा टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, आपके आने जाने के लिए जितने भी वाहन की सुविधाएं हैं, है ना। तो ये सब आपके जीवन को इतना सुविधाजनक बना दिया है कि इसके बारे में, मतलब इसके उपयोग के बिना आप सोच भी नहीं सकते। वो प्राचीन काल की बात अलग थी जब लोग ये सब सुविधाओं के बिना भी पैदल चले जाते थे, बिना कोई बहुत दूर यात्रा में भी चले गए हैं, पर उसका कोई शोर संदेश नहीं रहता था, केवल पत्र के माध्यम से वो काम चला लेते थे। पर आजकल बच्चा मान लो 1 घंटे के लिए भी घर से बाहर निकला तो 10 बार फ़ोन आ जाएगी कि कहाँ है ना। तो इतनी सारी सुविधाएं हमको मिल गई हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को, अपने जीवन स्तर को इतना सुविधाजनक बना दिए हैं कि हम बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं। पर आजकल आप ये भी जानते हैं कि इतने खतरनाक, है ना, जो जैसे कहते हैं ना कि विज्ञान वरदान है और अभिशाप भी है ना। मोबाइल मान लो हमारे लिए अच्छा चीज़ है तो बहुत नुकसानदायक भी है यदि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये आप भली भांति जानते हैं। इसके अलावा भौतिकी के नियमों या सिद्धांतों के आधार पर आजकल इतने सारे खतरनाक विस्फोटक, जो जैसे परमाणु बम या तरह तरह के
हथियार निर्माण किए गए हैं तो वो सब हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो गए हैं, जो कभी भी दुनिया का विनाश कर सकते हैं। चुटकी बजाते ही कुछ सेकंड में पूरा दुनिया है वो तबाह हो सकता है, उसका विनाश हो सकता है। तो ये भौतिकी और समाज कह सकते हैं कि यदि भौतिकी के नियमों का इसके द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये एक रचनात्मक प्रक्रिया होगी, पर इसका यदि गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हम तबाही की ओर चले जाएंगे। तो ये वीडियो हमारा भौतिकी का समाज के साथ संबंध, अन्य विज्ञान के साथ संबंध और जो वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक विधि क्या होता है उस पर था। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।